तो इस सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लो कि यहां पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, और ये एक रिजिड बॉडी है, दूसरा मास क्या मान लिया, m2 है। अब सिर्फ समझो यहां पर मास क्या है, m3 है। इस तरीके से ढेर सारे पार्टिकल से ये कोई रिजिड बॉडी क्या है, बना हुआ है, ये mn है। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, सेंटर ऑफ मास को हम लोग यहां पर कैपिटल R से लिखा गया है, कैसे लिखेंगे भाई, m1 r1। r1 क्या बता रहा है, इस m1 मास का क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। जैसे मान लो कि कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का के लिए R का लोकेशन कैसे बताएगा, मान लो कि ये हमारा, तो हम ये मान रहे हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है बताओ, z एक्सिस है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, r1। और r1 में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x i कैप, y j कैप, और z क्या लिखेंगे, k कैप, हमने माना है। इसीलिए उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या लिख दिए हैं, m1 r1। दूसरा कैसे लिखेंगे बताओ, m2 r2। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो बताएंगे, एक्चुअली किसी भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कोई एक जगह है, n पार्टिकल्स है इस तरीके से, और ये सारा सिस्टम एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोल दिया गया। सपोज कर लो ये सेंटर ऑफ मास है, ये पीला वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो उसका लोकेशन कैसे निकालेंगे भाई, m1 r1 m2 r2। उसी तरीके से क्या करेंगे, डॉट 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 लगाएंगे, डॉट 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 लगाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, mn rn। बाय में क्या लिखेंगे, टोटल मास m1 प्लस में m2 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला क्या बताएगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास का यानी इसका लोकेशन क्या है, ये हमारा आर वेक्टर क्या है। अब सपोज करो ये बॉडी मूव कर रही है, तो बताओ क्या क्या चेंज होगा, r1 भी चेंज होगा, r2 भी चेंज होगा, r3 भी चेंज होगा, rn भी चेंज होगा। इतने सारे चेंज को ना पढ़ने ना समझ करके सिर्फ ये माने कि अगर ये बॉडी मूव करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी लोकेशन टाइम के साथ क्या करेगा, बदलेगा। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई, समेशन के फॉर्म में, नहीं समझ में आया क्या, क्या लिख दिया हमने, लिख दिया ये सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को R लिख दिया, फिर क्या लिखा बताओ, इसमें जो मास है वो तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक दो पार्टिकल्स थोड़ी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो उसके लिए और सबका मास को उसके लोकेशन के वेक्टर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे कर लगे, इसको लिखेंगे mi लिख दिया जाए, ri लिख दिया जाए, और यहां पर समेशन का मार्क लगा दिया जाए। i की वैल्यू कहां से, i की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक लिखेंगे बताओ, n तक। और बाय में क्या लिख देंगे, समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक बताओ, n तक, और यहां क्या लिखेंगे mi। इसका क्या मतलब है कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक यानी m1 m2 m3 इस सब का सम ऐसे लिख दिया, और यहां पर कैसे लिख दिया, m1 r1 m2 r2। इस तरीके से mn rn का समेशन यहां पर ऐसे लिख दिया। उसी चीज को एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से लिख दिया है, यानी किसी n पार्टिकल्स कंटेनिंग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे भाई, ऐसे लिखोगे। जब भी कभी कोई एक्सप्रेशन लिखना हो, कोई बात किसी से जस्टिफाई करना हो और सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो हमेशा ऐसे लिखने में क्या लगेगा बताओ, टाइम लगेगा। तो तुम क्या किए, समेशन के फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता दिया। कैसे बताया भाई, आर यानी कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, समेशन किसका होगा भाई, एम आई और आर आई, बाई में क्या होगा भाई, समेशन एम आई। आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक।
इस तरीके से लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो समेशन एम आर को, अब इसको क्या किया है, समेशन एम आई को सारे मासों का सम है, तो सारे मास का सम है, तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, एम इंटू आर लिख देते हैं। इसको उठा के हमने इधर गया, क्योंकि आपने M1 में M2 जोड़ा है, M2 में M3 जोड़ा है और Mn जोड़ा, ये पूरे सिस्टम का क्या है बताओ, मास है, पूरे सिस्टम का मास है, तो इसको M कैपिटल M लिख दिया और R से मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले करके, और इसको किसके बराबर लिख दिया भाई, समेशन MI बोलो RI, और इस समेशन MI RI को क्या लिख दिया भाई, M1 R1 M2 R2 M3 R3 और Mn Rn। ठीक, ये एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मोशन की बात कर रहे हैं तो कहा गया अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, अगर ये मोशन करेगा, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा भाई, हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का, जो ये कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है, अगर ये बॉडी मोशन करता है तो सेंटर ऑफ मास का ये लोकेशन टाइम के साथ क्या होगा बताओ, चेंज होगा। तो टाइम के साथ चेंज होगा, तो हमने क्या किया, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, सभी बच्चे मेरे साथ लिखो, एम आर, ये क्या है, मास इंटू क्या, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस में बराबर क्या है, M1 R1, मेरे साथ लिखो M2 R2 डॉट 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 क्या लिखेंगे बताओ, Mn Rn। अब मान लो कि ये पूरा सिस्टम मूव करना चाह रहा है, मूव करेगा तो क्या होगा, टाइम के साथ क्या टोटल मास चेंज होगा, टाइम के साथ क्या टोटल मास चेंज होगा, टाइम के साथ क्या टोटल मास चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्या होगा टाइम के साथ, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ए बच्चा पाठी ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसको लिखेंगे dr बाई में dt, डिफरेंशिएट कर रहा है। फिर क्या लिखेंगे, मास तो ऐसे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो पहले पार्टिकल्स का भी पोजीशन क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, दूसरे पार्टिकल्स का भी पोजीशन क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, और nth पार्टिकल्स का पोजीशन भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। nth पार्टिकल्स का भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, तो पोजीशन का चेंज टाइम के साथ क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो मास इनटू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, इसको मास वेलोसिटी वेक्टर v1 लिखेंगे, यहां पर मास 2 का और वेलोसिटी वेक्टर v2 लिखेंगे। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, मास n का वेलोसिटी वेक्टर n के साथ ऐसे लिख देंगे, और ये वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो मास कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ। फिर मास m1 लिखेंगे, वेलोसिटी चेंज होगा पहले पार्टिकल्स का, कैसे लिखेंगे भाई, dv1 बाई में dt, प्लस में मास 2 लिखेंगे, वेलोसिटी dv2 बाई में dt। इस तरीके से आप क्या होगा, mn लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर nth पार्टिकल्स का टाइम के साथ, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास, मास 1 एक्सेलरेशन इन फर्स्ट पार्टिकल्स, मास 2 एक्सेलरेशन इन क्या, सेकंड पार्टिकल्स, एंड डॉट 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 करके क्या होगा, मास n एक्सेलरेशन इन nth पार्टिकल। अब यहां तक लिखने के बाद सभी बच्चे एक बात हमारा सुनेगा ध्यान से। हमने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कौन ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और सभी पार्टिकल्स का लोकेशन भी चेंज होगा। अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी देर में टी टाइम के बाद अगर इस लोकेशन पे आ गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसे चला आया, तो ये वाला पार्टिकल्स घूम के कहां चला गया, यहां चला गया,
ये सेंटर ऑफ मास घूम के कहां चला गया, यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल्स यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल्स यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल्स यहां चला, सभी पार्टिकल्स में मोशन होगा। तो सभी पार्टिकल्स का क्या चेंज होगा, R1 लोकेशन चेंज होगा टाइम के साथ। सेंटर ऑफ मास का भी R क्या होगा, चेंज होगा टाइम के साथ। तो सेंटर ऑफ मास का जब R चेंज होगा तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ पहली पार्टिकल्स हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ दूसरी पार्टिकल्स होगा, वो वेलोसिटी क्या होगा, n पार्टिकल्स हो जाएगा। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल्स। मास और एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स। यहां पर लिखेंगे फोर्स, फोर्स ऑन क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल्स। अब यहां से एक बात समझ में आएगा हम लोगों को, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल्स, पहले थोड़ा सा समझ लो, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल्स, डॉट डॉट डॉट। यहीं पर छोटी सी एक बात है जो हमें दिमाग में रखना है, फोर्स इन nth पार्टिकल्स, और वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे। ये जो F1 फोर्स है, अब इसके बारे में समझेंगे कि ये F1 फोर्स है क्या। दोनों सही बच्चे, यहां लिखा हुआ है here F1 force which act on first particle is vector sum of all internal और external force। नो, ये जो F1 फोर्स है, ये जो F1 फोर्स है, ये पहले पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स है, बट किस फोर्सों का वेक्टर सम है। ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये कौन कौन सा फोर्स है, उस पार्टिकल्स पे लगने वाला सारे इंटरनल फोर्स और सभी क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लो कि ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, इसका एक पार्टिकल्स के बारे में हम सोचते हैं, इस पार्टिकल्स जिसका मास कितना है बताओ, m1, पार्टिकल्स का मास m1 है। इस पर दूसरा सराउंड में जो पार्टिकल्स है, सराउंड में इसके जैसे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाला पार्टिकल्स भी इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाला पार्टिकल्स भी इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाला पार्टिकल्स भी इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इस m1 मास वाले पार्टिकल्स पर फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला तो ये जो F1 फोर्स है, इस पर जो F1 फोर्स है, ये इन समों का वेक्टर सम है, ठीक है, सारे इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम है, प्लस में एक्सटर्नल फोर्स भी है जो आपने लगाया है और इस बॉडी को मूव करने की क्या की है, कोशिश की है। यानी F1 फोर्स जो है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कि F1 फोर्स सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम है। उसी तरीके F2 फोर्स भी वही है, सेकंड पार्टिकल्स पे लगने वाले सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के का वेक्टर सम है। बट न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहा गया कि इंटरनल फोर्स जो होते हैं ना, वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें किसी एक पार्टिकल्स के बारे में सोचते हैं, तो उस पर नेट इंटरनल फोर्स, यानी ये जो इस पर लगने वाला जो इस पार्टिकल्स के कारण फोर्स है, इस पार्टिकल्स के कारण फोर्स है, इस पार्टिकल्स के कारण फोर्स है, इस पार्टिकल्स के कारण, ये सबका वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑल इंटरनल फोर्स कैंसिल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट F1 फोर्स इज ओनली एक्सटर्नल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटरनल फोर्स तो जीरो हो गए वेक्टर सम, तो लगने वाला जो F1 फोर्स है वो एक्चुअली है क्या, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये F1 जब एक्सटर्नल फोर्स है तो F2 भी क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स है। उसी तरीके से Fn भी क्या है, nth पार्टिकल्स पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है। तो इन सबों का वेक्टर सब को हम बोलेंगे F एक्सटर्नल। क्या लिखेंगे, यहां पे एक्सप्लेन करने का सभी बच्चे एक्सप्लेन करेंगे कि F1 फोर्स क्या है, F2 फोर्स क्या है। तो एक के बारे में लिखेंगे कि F1 फोर्स क्या है, टोटल फोर्स का वेक्टर सम है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दो रहे हैं। फिर एक न्यूटन के थर्ड लॉ की चर्चा करेंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ सारे इंटरनल फोर्स क्या होते हैं भाई, का वेक्टर सम जीरो होता है। तो F1 फोर्स एक्चुअली है क्या, सारे एक्सटर्नल फोर्स का ही वेक्टर सम है जो फर्स्ट पार्टिकल्स पे लगते हैं। उसी तरीके से ये सेकंड पार्टिकल्स के लिए सोचेंगे, उसी तरीके से थर्ड पार्टिकल्स सोचेंगे और सारे एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, सुनो, तब क्या लिख सकते हैं भाई कि मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं F एक्सटर्नल, जो यहां लिखा हुआ है आपके स्लाइड में, X एक्सटर्नल। अब बताओ ये मास क्या है, टोटल बॉडी का मास है, और एक क्या है, सेंटर ऑफ मास का क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास टोटल बॉडी को अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है thus the total mass of the system of particles time the acceleration
इसको टाइम कर देंगे एक्सेलरेशन से, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन से ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, इट्स वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी सारे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके वेक्टर सम को निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, देखो जितने इसमें कितने पार्टिकल्स हैं बताओ, n पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स का एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम निकालना संभव नहीं है। तो क्या कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स वर्क है जिसके वेक्टर सम करने हैं, उससे अच्छा है कि उस पूरे सिस्टम का क्या ले लो बताओ, मास ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लो। अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एफ एक्सटर्नल निकल जाएगा। तुम्हें दिमाग में ये रखना है, अगर ये जिस बॉडी के पास n नंबर ऑफ क्या है बताओ पार्ट, पूछेगा एफ एक्सटर्नल कैसे निकालोगे आप, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस बॉडी का टोटल मास लेंगे सर, और इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा सर, उस एक्सेलरेशन को अगर हम उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, निकल आएगा। हम ये नहीं सोचेंगे सारे एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम, सारे पार्टिकल्स पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा उस बॉडी का मास लेंगे और सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, निकल आएगा। अब यहां पर क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स as if all the mass of the system are concentrated at the center of mass and all the external force will be applied there। अगर तो आदमी तुमसे पूछे कि किसी बॉडी को, रिजिड बॉडी को अगर मूव कराना है तो क्या करना है भाई, तो हमें दो बात मानना पड़ेगा। हम कहेंगे उस पूरे बॉडी का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है और आपको एक्सटर्नल फोर्स भी उसी सेंटर ऑफ मास पे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सपोज कॉल इस बॉडी को हमें लगाना है, चलाना है, तो सबसे पहले तो ये मानना होगा कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल तो ये बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, आसानी से मूव कर रहा है भाई। अब कोई बॉडी यहां पर तुम मान लिया कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इस पर फोर्स लगाएंगे, ये आसानी से उठेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है भाई उठाने में, उठ ही नहीं रहा है, गिर जाएगा ये, ठीक है। बट अगर हम मानेंगे सेंटर ऑफ मास, तो जैसा कि तुम्हारा दिमाग भी कह रहा होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल को, ये आराम से क्या करेगा, मोशन करेगा। वही बात यहां लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass और all external force applied at that point। यानी किसी भी रिजिड बॉडी को अगर मोशन कराना है तो एक बॉडी के अंदर एक सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, उस सेंटर ऑफ मास पर यह मानना होगा कि बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है और वहीं पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी आसानी से क्या होगी, मूव करेगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है, समझ गया। चलो लिखो सभी बच्चे इस बात को।